गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। भीगी भीगी सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और मेरा ख्याल है कि ज़हनी और जिस्मानी सुकून सबसे कीमती चीज़ बनती जा रही है और समाजी और मुआशी मसाइल की वजह से मुआशरे और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो नौजवानों में एग्रेशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और जिसकी वजह से पुरतशद्दुद सरगर्मियाँ हमारे सामने आती जाती हैं और वो बढ़ भी रही हैं और हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हम आपे से बाहर होकर इवन दो कि मार पीट पर उतर आते हैं, जबकि ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी सुकून के लिए इंसान और इंसानियत से मोहब्बत बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है। इसी दौरान मेरी जो गर्मा गर्म चाय का कप भी आ चुका है और आपको पता है कि चाय को ज़िंदगी भी कहा जाता है। मतलब सुबह सवेरे अगर आपके हाथ में गर्मा गर्म चाय की ये प्याली हो या फिर कप हो तो एक नया दिन आपका शुरू हो जाता है और बड़ा अच्छा दिन शुरू होता है। और किसी के लिए चाय चाहत भी होती है और तो किसी के लिए मोहब्बत भी होती है जो चाय के एडिक्ट होते हैं। और चाय अगर मैं आपको बताती चलूँ तो दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मशरूब है। और अगर आपका पसंदीदा मशरूब सेहत के लिए भी अच्छा हो तो जनाब क्या ही बात है। और बरतानिया की न्यू कैसल यूनिवर्सिटी में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो चाय जो है वो दिमागी अफ़ाल की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाती है। और अगर बात की जाए पाकिस्तानियों की तो ऐसा लगता है कि चाय जनाब बनी ही हमारे लिए। और हर साल पाकिस्तानी तकरीबन 120 अरब कप यानी फीकस औसतन हमारे यहाँ एक शख्स 900 कप जो है वो सालाना चाय पीता है। और अगर इस गिनती से बच्चों और कम उम्र अफराद को हम लोग निकाल दें तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक दिन में एक पाकिस्तानी कितने कप चाय पीता होगा। और जिस तरह टी लवर्स चाय की तारीफ़ें करते हुए थकते नहीं हैं, इसी तरह कॉफ़ी लवर्स हैं वो भी कॉफ़ी की तारीफ़ें करते हुए थकते नहीं हैं। और हमारे यहाँ चाय लवर्स और कॉफ़ी लवर्स के जो दरमियान एक बहस चलती रहती है और क्योंकि दोनों मशरूबात के हामी अपने अपने जो पसंदीदा मशरूबात की तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते, तो चाय या कॉफ़ी कौन सा मशरूब सेहत के लिए कितना मुफीद है ये जान लेते हैं अपनी एक्सपर्ट मेहमान से जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अरीबा अताउल्लाह है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अरीबा मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अरीबा सबसे पहले तो मतलब मैं जैसे बता भी रही थी कि चाय और कॉफ़ी का एक तो कंपैरिजन चलता ही रहता है, ये बहस चलती रहती है। सबसे पहले मुझे बताएं आप चाय लवर्स हैं या फिर कॉफ़ी लवर हैं और क्यों हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछे। मैं कॉफ़ी लवर हूँ बिकॉज उसमें मैं पानी ज़्यादा डाल सकती हूँ, दूध कम कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से चीज़ें कर सकती हूँ। अच्छा। जो चाय है वो हमारी एक टिपिकल दूध पत्ती बनती है जो कि बहुत हैवी हो जाती है। सो मैं तो कॉफ़ी लवर हूँ, कॉफ़ी लवर हूँगी डेफिनेटली। लेकिन चाय भी हम देखते हैं जनाब कि बहुत सारी इकसाम की होती हैं, लेकिन सबको अपने अपने तरीके की पसंद होती है। कुछ दूध ज़्यादा डाल के पसंद करते हैं पीना, कुछ कम दूध वाली भी पसंद करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो चाय या कॉफ़ी अगर अरीबा तो हम दोनों को इसलिए पीते हैं ताकि हम एक्टिव रहे, एनर्जाइज रहें, अपने जो दिन का आगाज़ है वो बड़े अच्छे तरीके से करें। तो किसके अंदर ज़्यादा जो है वो अफादियत आप कह लें कि उसके अंदर पाई जाती है, चाय या कॉफ़ी के अंदर? अगर दिन का स्टार्ट करना है तो इट डिपेंड्स, हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। फॉर वेस्टर्न कंट्रीज जो हम ट्रेंड देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका में कॉफ़ी इज़ देयर बेसिक ड्रिंक जो वो सुबह उठते साथ पीते हैं और वो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट करती है बिकॉज कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है। तो कैफ़ीन इज़ वन सब्सटेंस जो आपको मेंटली एकदम अलर्ट कर देते हैं। आप एक कॉफ़ी का कप पिए एंड देन यूर मेंटली वेरी अलर्ट टू स्टार्ट योर डे। सिमिलरली चाय के अंदर भी कैफ़ीन मौजूद होती है, थोड़ी कम मिकदार में होती है। अच्छा। बट चाय के अंदर भी कैफीन है, वो भी आपको मेंटली अलर्ट करती है। इट जस्ट बिगिंस योर डे। सो खाली पेट पीना तो थोड़ा सा गैर मुनासिब होता है। अच्छा। बट अगर दोनों चीज़ें, बिकॉज कॉफ़ी में भी कैफीन होती है और एसिडिटी होती है और चाय भी आपको एसिडिटी कॉज करती है। सो जब आप खाली पेट पीते हो आपके स्टमक एसिड्स होते हैं जो आप रात को 8-9 घंटे की नींद के बाद फ़ौरन उठ के आपने खाली पेट चाय या कॉफ़ी पी ली तो आपके एसिडिटी लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, आपको नौजिया होते हैं, आपका दिल ख़राब हो रहा होता है, बेचैनी होती है। तो अगर आप कॉफ़ी या चाय पी रहे हो तो इट इज़ बेस्ट कि आप अपने मील के साथ लें। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इट कैन बी जैम टोस्ट, इट कुड बी एनीथिंग, आप अपने खाने के साथ कॉफ़ी या चाय पिएँ तो वो आपको नौजिया नहीं होने देगी, वो आपको बेचैनी नहीं फील कराएगी। तो इट इज़ अ हेल्दियर ऑप्शन कि रादर देन आप खाली पेट पे पिएं, आप अपने खाने के साथ उसको लें। बहुत से लोग ये भी कहते हैं जी आप ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भूख मर जाती है, ये भी है? ये भी है, आपकी एपेटाइट सप्रेशन इसको कहेंगे हम,
कि वो ज़रूर होती है। आप खुद ही सोचें, अगर मेरे पास एक प्लेट पड़ी है और उसके अंदर मैंने खाना अपना डाल दिया, एंड विद दैट आई हैव लाइक अ दूध पत्ती का कप विद इट, तो जब मैं वो एक ग्लास दूध का पी लूंगी पूरा मग भरा हुआ चाय के साथ, तो मेरी तो कैलोरीज उधर ही पूरी हो गई और मेरा पेट भरना शुरू हो गया। तो भूख आपकी कम होती है उससे, आपका दिल नहीं करता कि आप और कुछ खाएं। आपकी कॉफ़ी बेसिकली आपकी एपेटाइट सप्रेशन भी करती है और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट कर देती है कॉफ़ी। सो कुछ लोग तो कॉफ़ी को बहुत अच्छे तरीके से परसीव इसलिए करते हैं बिकॉज वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, आप अपनी कैलोरीज जल्दी बर्न करते हो। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, इट इज़ कंज्यूम्ड इन द वेस्ट फॉर दिस रीज़न अ लॉट ऑफ टाइम कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा आप क्या रिकमेंड करेंगी या सजेस्ट करेंगी कि ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए या दूध वाली कॉफ़ी पीनी चाहिए, मिल्की कॉफ़ी पीनी चाहिए? ब्लैक कॉफ़ी इन इट सेल्फ उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जब हम दूध कॉफ़ी के अंदर या चाय के अंदर डालते हैं तो वो दोनों चीज़ों की जो अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उनके अपनी कफालियत, अपने उनके फ़ायदे होते हैं, उसको कम कर देती है। तो अगर दूध के अंदर कैल्शियम है तो मैं अगर उसको चाय के अंदर मैंने दूध पत्ती बना ली तो वो दूध की कैल्शियम मेरी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है। द अदर डे अ पेशेंट केम टू मी एंड शी सेड कि मैं तो इतना दूध पीती हूँ फिर मुझे कैल्शियम की क्यों कमी है? तो आई सेड आप किस तरह दूध पीते? कहती हैं मैं तो 8-9 मग दूध पत्ती के पी जाती हूँ रोज। तो मैंने कहा आप दूध पत्ती पी रही हैं तो हमारे जो कॉमन एक लोग हैं उनको ये कॉन्सेप्ट है कि दूध पत्ती पी रहे हैं तो हम दूध ले रहे हैं, बट जो दूध के जो नशोनुमा है वो हमें मुयस्सर नहीं हो रही बिकॉज वो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब ही नहीं कर रही। उसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड हो जाते हैं तो फिर वो वाली चीज हमें नहीं मिल रही होती जो हमें दूध से वैसे मिलनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम टी या कॉफी पी रहे हैं तो टी के अंदर हमारे पास टैनिन्स आ जाएंगे, हमारे पास कैफीन होती है टी के अंदर जो हमारे बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ बाइंड करती है और हमें फिर वो एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिलते अगर हम उसमें दूध डाल दें। तो दूध जो होगा वो हमारे पॉलीफिनॉल्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, दे वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। कैंसर की रिस्क को बहुत मिनिमाइज कर देते हैं, बहुत एक्सट्रीमली मिनिमाइज कर देते हैं। जो लेटेस्ट रिसर्च से इसके कॉफ़ी और चाय हमारी कैंसर की रिस्क को बहुत कम कर देती है। तो अगर हम उसमें दूध भी डाल लेते हैं तो जो एंटीऑक्सीडेंट हमें हेल्प कर रहे हैं वो भी कम हो जाते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया बट दिस इज हाउ वी ऑल हैव इट। और दूसरा रिबा ये भी बहुत से लोग कहते हैं कि जो ब्लैक कॉफ़ी होती है उसके पीने से आंखों के नीचे हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई है बिकॉज आप जब चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं उसमें कैफीन बहुत ज़्यादा होती है, कॉफ़ी में तो बहुत ज़्यादा कैफीन होगी। तो जब आप वो पीते हैं आपको नींद नहीं आती, आप मेंटली इतने अलर्ट रहते हो दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्लीप। वो आपको इंसोम्निया कराना शुरू हो जाता है, आप लेटे रहोगे आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आपका माइंड इतना अलर्ट हुआ होता है उस टाइम। सो यस आप सोगे नहीं, आपको हल्के पड़ना शुरू हो जाएंगे। सो इट्स लाइक अ साइकिल, आप एक चीज़ कर रहे हो वो इट्स लीडिंग टू लैक ऑफ स्लीप इज लीडिंग टू डार्क सर्कल्स। तो वो इट्स लाइक अ साइकिल, इट्स गोइंग राउंड एंड राउंड। और दूसरा ये चाय और कॉफ़ी तो होगी, दूसरा बहुत से लोग जो हर्बल टीज पीते हैं, मतलब ग्रीन टी होगी, लेमन ग्रास टी होगी और बाकी भी अदरक की और भी जितने भी मसाला जाता है उनके भी वो कहवा पीते हैं। तो उनकी क्या फायदियत है और उनके क्या नुकसान हमें हो सकते हैं हमारी बॉडी को? जो ग्रीन टी है उसके अंदर कैफीन कंटेंट बहुत मिनिमल होता है। बिल्कुल जैसे ग्रीन टी और जो ब्लैक टी है जो हम रेगुलर चाय पीते हैं, द लीव्स आर द सेम, एक ही प्लांट से बनती हैं। ठीक है। उनके जो प्रोसेसिंग का तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ग्रीन टी के जो लीव्स होते हैं वो आप जल्दी उतार लेते हो, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, सो उनके अंदर कैफीन कम होती है। उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट बहुत हाई होगा। उसके अंदर आप देखेंगे तो आप जब उसको पीते हैं आपको एक अच्छी बड़ी रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आती है। इट इज़ लाइट ऑन योर स्टमक, वो आपको एसिडिटी नहीं कॉज कर रही, वो आपके लिए नशोनुमा ज़्यादा दे रही है, आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा दे रही है। अगर हम ग्रीन टी की या लेमन ग्रास टी की बात करेंगे तो उनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स आउटवे जो हमारी रेगुलर ब्लैक टी या कॉफ़ी के बेनिफिट्स होते हैं। जी तो किस तरह के, मतलब अगर जैसे सर्दियां भी आने वाली, इसमें ज़्यादा कहवे पिए जाते हैं, तो किस तरह के कहवे ज़्यादा पिए जाएं? आगे स्मोक का सीज़न भी आ रहा है, गले भी ख़राब होंगे, ज़ुकाम भी होगा, तो ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा रहेगा? ज़्यादा बेनिफिशियल बिकॉज आगे सर्दी आ रही है, सर्दियों में वैसे ही हमारी वाटर इंटेक बहुत हम कम कर देते हैं कि अच्छा पसीना नहीं आ रहा, गर्मी नहीं लग रही तो नहीं बस पानी नहीं पिया, मतलब दिन में 1 या 2 गिलास एट मैक्स पी लिए। सो इट इज़ बेटर कि हम ये ग्रीन टी पिए। हम जो पेशावरी कहवा होते हैं वो तो इतना फेमस हुआ होता है, फिर कश्मीरी चाय होती है, डिफरेंट ड्रिंक्स कि अगर आप पानी नहीं भी पी रहे आप अपनी ये चाय ले, आप अपनी ग्रीन टी ले लें, कश्मीरी चाय लें, लिक्विड्स ले, अपना बैलेंस पूरा करते जाएं ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। बिकॉज सर्दियों में इट्स वेरी कॉमन कि हमारी स्किन डिहाइड्रेट हुई होती है, हम लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं कि मुंह खुश्क हो रहा होता है।
तो उसके लिए बेहतर है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कावास पे चले जाएं, वो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। और अगर कॉफ़ी की मैं दोबारा से पूछूं उसके हवाले से, तो जैसे वो बहुत से लोग कहते हैं कि वो गर्म होती है जी, तो वो सर्दियों में ज़्यादा उसका अच्छा इफेक्ट होता है कि एनवायरनमेंट के हवाले से, क्या गर्मियों में वो हमें ज़्यादा नुकसान दे देती है, ये गर्मियों में हमें थोड़ी सी पीनी चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि कॉफ़ी का लिंक हमारी वेदर के साथ होगा। अब जिस देयर आर कंट्रीज जैसे अमेरिका, अगर हम फॉर एग्जांपल देख लें, उधर उन्होंने गर्मी में भी पीनी है, उन्होंने सर्दी में भी पीनी है, उन्होंने सुबह ऑफिस जाते हुए अपना एक कप कॉफ़ी का साथ ले जाना है। तो कॉफ़ी का वेदर के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं कि जो हम कहते हैं नहीं हमें बहुत गर्मी लग रही है, नहीं मेरा तो दिल बेचैन हो रहा है कॉफ़ी पी के। इट इज़ जस्ट दिस कि जो गर्मी होती है कॉफ़ी की, कि कॉफ़ी एक गर्म फूड है, वो ये होता है कि इट इज़ कॉल्ड थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, कि वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देती है। तो अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आप उसको जल्दी बर्न आउट कर रहे हैं, आपकी बॉडी अलर्ट रह रही है। तो जब आप कॉफ़ी लेते हैं वो गर्म नहीं होती, वो आपकी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं जो कि हीट जनरेट कर रहे होते हैं उनको फास्ट कर देती है। तो वो हमारे लिए उसकी तासीर गर्म नहीं होती मतलब इसका कोई लिंक नहीं है चाय और कॉफी का कि आप सर्दियों में पी सकते हैं या गर्मियों में नहीं पी सकते, आप कभी भी पी सकते हैं। आप कभी भी पी सकते हैं, कोई भी मौसम हो। अरीबा अताउल्लाह हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल डाइटिशियन है। अरीबा, बहुत शुक्रिया आपके बाद का आप यहाँ पर आई हैं और आपने ये जो बहस है चाय और कॉफी लवर्स की, इसके हवाले से हमें बहुत अच्छी टिप्स भी दी हैं और बहुत सी चीजें जो है हमारी क्लियर भी हो गई हैं जो मिथ्स हमारे साथ चलती आ रही थी। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, प्रोग्राम के शुरू में मैं जैसे बात कर रही थी कि इंसानियत से मोहब्बत के हवाले से, तो मेरा ख्याल भी यही है कि भूखे इंसान को खाना खिलाना दुनिया का अफजल तरीन अमल होता है। और वैसे भी आज के दौर में हम देख रहे हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी जो है इस कदर बढ़ चुकी है कि आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी इस वक्त मुहाल हो चुका है और मजदूर तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है और कोरोना वायरस ने हालात और भी संगीन कर दिए हैं। लेकिन इस परेशानियों के दौर में भी अल्लाह के कुछ नेक लोग ऐसे हैं जो गरीब, मुस्तहिक, मेहनतकश और मुसाफिर लोगों के लिए रोज़ाना खाने का एहतमाम करते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात दर्द दिल रखने वाली एक ऐसी मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो गुज़श्ता 25 सालों से रोज़ाना 400 से ज़ायद अफराद के लिए खाने का एहतमाम कर रही हैं। रोज़ाना 400 भूखे अफराद को खाना खिलाना यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आसान काम नहीं है। ये वो कैसे मुमकिन बना रही हैं, ये उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी आज हमने जानी। हमारे साथ मौजूद हैं सोफिया वड़ाइच हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाजी कारकुन भी हैं। सोफिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सोफिया, ये कैसे आपको ख्याल आया कि आपने लोगों की इस तरह से मदद करनी है? इंस्पिरेशन कौन बना आपकी? देखिए, मेरे फादर 1995 से ये काम कर रहे हैं, मेजर रशीद वड़ाइच मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैंने बहुत बचपन से उन्हें ये करते हुए देखा और 2009 में उनकी डेथ हुई। उसके बाद से फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। अच्छा, मतलब उनके साथ ही आपने अपने इस चीज़ का स्टार्ट किया था? जी नहीं, मैंने बेसिकली वो खुद से कर रहे थे। अच्छा। और वो मेरी उसके बाद शादी हो गई और मैंने फिर 2009 में जब मेरे फादर की डेथ हुई उसके बाद फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर कर रहे थे सोफिया, तो क्या मतलब उनकी कौन सी एक चीज़ जो आपको ज़्यादा टच की या इंस्पिरेशन बनी, जिसको आपने कहा कि मुझे इस लेगेसी को आगे लेकर जाना ही जाना है? देखिए, जब से मैंने होश संभाला है मैं हमेशा उन्हें लोगों को हेल्प करते हुए देखती थी। जो भी भूखा आता था वो उसे खाना ज़रूर खिलाते थे, जो पैसों की हेल्प के लिए आता था वो हमेशा उसकी मदद करते थे। मतलब जिस तरीके से भी वो किसी को हेल्प कर सकते थे वो ज़रूर करते थे। और ये सब वही चीज़ें हैं जिन्हें देख के मैं बड़ी हुई हूँ। तो जाहिर है जो चीज़ आपने हमेशा देखी हो आप भी वही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये कोई आसान काम नहीं है रोज़ाना इतने लोगों को खाना खिलाना। तो तकरीबन रोज़ कितने लोग आ जाते हैं? 400 से ज़ायद आ जाते हैं? जी बिल्कुल, 400 450 के करीब लोग होते हैं। अच्छा। कम तो हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि जब कभी ऐसा हो बारिश की वजह से या छुट्टी के दिन किसी एक जगह पे लोग कम हों, लेट्स से चबुर्जी पे कम लोग हैं, तो हम लोग फिर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में या किसी ऐसे स्पॉट्स पे चले जाते हैं जहाँ पे लोग मौजूद हों। अच्छा। तो वो फिर खाना कभी ऐसा नहीं होता कि हमारा खाना बच जाए या वापस आ जाए।
वो ये कि हम लोग उसे मुकम्मल तकसीम करके फिर वापस आते ही हैं। वापस जी आते हैं। बिल्कुल। तो किन किन जो लाहौर के इलाके हैं वहाँ पर आप लोग जाके ये जो है ड्राइव जो है ये कर रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग देखें, जब मेरे फादर ने ये स्टार्ट किया था तो उन्होंने ये बेसिकली रेलवे स्टेशन के जो वहाँ पे मुसाफिर खाना है वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। फिर लारी अड्डे का मुसाफिर खाना था, वहाँ पे वो लोग ये किया करते थे, रात को जाके जो भूखे मुसाफिर सोए होते हैं उनको खाना देते थे। इसके अलावा जिसके पास टिकट नहीं होती थी मुसाफिर के पास, उसको टिकट्स लेके देते थे। जी, और इसी तरह बादशाही मस्जिद के पास जो दीवार के साथ गरीब लोग सोए होते हैं उनको ये किया करते थे। फिर उसके बाद इन लोगों ने चौबुर्जी में स्टार्ट किया ये सब करना। जी, वहाँ पे बहुत से मज़दूर सोए होते हैं फुटपाथ पे, तो उन्हें सुबह सुबह जाके नाश्ता कराते थे। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो हम लोगों ने उसके बाद इसे चौबुर्जी से लेके डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, गुलबर्ग में, इस तरह की जगहों पे हम लोग अब ये कर रहे हैं। तो कितने लोग हैं आपकी टीम में जो आपके साथ ये काम कर रहे हैं? जी, ये हमारी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी टीम है और बहुत से लोग बीच में वॉलंटरली भी ये करते हैं। जी बिल्कुल। और बाकी हमारे ज़ाहिर है हमारे कुक हैं, हम लोग हैं, हेल्पर्स हैं, और भी इस तरह से काफ़ी लोग हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, ज़ाहिर है जो सब इस चीज़ का हिस्सा हैं, हम सब मिलके ये करते हैं, ये काम करते हैं। जी। तो सोफिया मतलब सिर्फ नाश्ता होता है या 3 वक्त का खाना आप लोग प्रोवाइड करते हैं? जी, हम लोग सिर्फ नाश्ता प्रोवाइड करते हैं। जी, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो जाता है किसी दिन संडे को या फ्राइडे को कि हम लोग लंच भी करवा देते हैं, दोपहर के टाइम ब्रंच, लेकिन वो कभी कभार इस तरह से होता है। लेकिन नाश्ता तो हम रेगुलर बेसिस पे कराते हैं। ये चलता आ रहा है, ये लेगेसी चलती आ रही है, एक दिन भी नहीं छूटी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाश्ते में क्या आइटम जो है वो आप लोगों को देते हैं? नाश्ते में हम लोग जी बहुत सिंपल नाश्ता होता है, नान और हलवा होता है, इसके अलावा चाय होती है साथ, और सर्दियों में समटाइम्स बॉइल्ड एग्स होते हैं साथ। तो ये मतलब कोई भी आकर ये नाश्ता कर सकता है? बिल्कुल। बेसिकली तो हम लोग मज़दूरों के पास खुद जाते हैं, वहाँ पे उन लोगों को बहुत साल से, क्योंकि ये चीज़ चल रही है तो उन्हें पता होता है, हमारे जाते ही वहाँ पे वो लोग लाइंस बना के खड़े होते हैं, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से वो लोग लेते हैं। और उसके बाद अगर कोई गाड़ी में रुक के ये लेना चाहे या कोई बाइक पे जाता हुआ रुक के लेना चाहे तो हम किसी को इनकार नहीं करते। जी। तो ये दस्तरखान नहीं लगते, ये वैसे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जी, ये लोग हम लोग वहाँ पे अपना खाना रखते हैं और एक बाकायदा लाइन बनती है, लोग आते हैं अपना खाना लेते हैं और वो लेके साइड पे बैठ के चले जाते हैं। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब आपकी शादी हुई, आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, बाकी फैमिली मेंबर्स ने आपको सपोर्ट किया कि हाँ तुम बड़ा अच्छा काम कर रही हो? बिल्कुल। आप देखें, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर औरत अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो रोज़ाना फिर जब आप वापस आती हैं तो फिर आके कैसे स्केड्यूल बनाती है कि अगले दिन हम लोगों ने ये चीज़ें करनी है, इतने लोगों को टारगेट करना है हम लोगों ने? देखिए, ये एक बहुत पुराना सिस्टम चला आ रहा है और हर किसी को पता है कि ये किस तरह से करना है, हर किसी की ड्यूटीज़ हैं, उसे पता है किसने राशन लेके आना है, किसने पकाना है, किस तरह से करना है। तो इस वजह से हमें डेली बेसिस पे प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ ऑन एंड ऑफ हम लोग ये चीज़ चेक करते रहते हैं कि किस जगह पे लोग कम हैं, कहाँ से हम थोड़ा इसको चेंज करें, किस जगह पे हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, ये चीज़ें हम थोड़ी बहुत करते रहते हैं। तो कैसा महसूस होता है, क्या ऐसा साथ होते हैं सोफिया आपके, मतलब इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी, मतलब लोगों के पास एक वक्त का नाश्ते के लिए भी या एक वक्त के खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो आप जब लोगों के और ख़ासतौर पर मजदूर तबके के जो पेट भर रही होती हैं, उनको पैसे, उनको खाना मुहैया कर रही होती हैं, तो कैसे ऐसा साथ होते हैं आपके? देखिए, बहुत ज़्यादा इत्मीनान होता है ये सब कुछ करके, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, और बस यही हम लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको कायम रखे और हम इसी तरह से इस चीज़ को बढ़ाते रहें, और जितने भी हो सकता है, जितने लोगों की भी हो सकता है, हम इसी तरह से हेल्प करते रहें। लेकिन सोफिया, जैसे आप कर रही हैं ये काम इंसानियत के लिए और इंसानों से मोहब्बत भी कर रही हैं इसके थ्रू, तो इस तरह और भी बहुत से लोग हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं, और पाकिस्तान मेरे ख्याल से जो देने के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो गुर्बत है वो ख़त्म नहीं हो रही। आपको क्या इसकी वजूहात क्या लगती है? देखिए, हम सबको मिलके ये करना चाहिए और हम सबको मिलके कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को हेल्प करें और मतलब सपोर्ट करें, और इनकी एफर्ट होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें ख़त्म हो बिल्कुल। जाहिर है लोगों को जॉब्स मिलेंगी, प्रॉपर रोज़गार मिलेगा, उसके बाद ये सब चीज़ें हो सकेंगी, लेकिन
हमें ये चाहिए कि जब तक वो नहीं कर पाते, एटलीस्ट जितना हम इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं वो तो हमें कर लेना चाहिए। बिल्कुल जी। तो क्या उसके बाद जब आप ये चीज़ें कर रही होती हैं, लोग बहुत से आपको देख भी रहे होंगे जब आप ये ड्राइव कर रही होती हैं, तो क्या कोलैबोरेट के लिए आते हैं लोग आपसे खुद? जी देखिए, अभी तक तो हम इस चीज़ को इंडिविजुअली कर रहे थे। अच्छा। जी हाँ, अलबत्ता कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो ऑन एंड ऑफ हमें ये कहते हैं कि हम आपके साथ करना चाह रहे हैं, और वो हमें बीच में सपोर्ट भी करते हैं। और लेकिन हाँ, बिल्कुल नेकी का काम है, जो भी करना चाहे मोस्ट वेलकम। हम उसे रोक तो नहीं सकते, हम उसे बिल्कुल अच्छे तरीके क्या से। प्लान्स हैं इस सिलसिले को किस तरह आपने लेकर चलना है? इसको देखिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि इसको मज़ीद अच्छे तरीके से हम इसको आगे लेके चलें और मज़ीद इसको बढ़ाएं। और इसके अलावा अभी हमने अलमरा फाउंडेशन के नाम से एक NGO रजिस्टर कराई है जी, और उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि अब कुछ बच्चों को, कुछ यतीम बच्चों को हम गोद लेना चाह रहे हैं। अच्छा जी। तो उसका वो वर्किंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी उसकी हवाले से? वेरी सून इंशाल्लाह। जी ठीक है। और मतलब आप अगर लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपने तहत आप किस तरह इस गुर्बत को कम कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं? देखिए, अगर हर एक इंसान जो थोड़ा सा भी इस काबिल है कि वो दूसरे को हेल्प कर सके तो उसे ज़रूर कर लेनी चाहिए। मतलब जितना भी, आप ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो आप ये करेंगे, या बहुत बड़ा काम करके आप इसको स्टार्ट करें। आप बहुत छोटे लेवल से, आप एक बंदे को खाना खिला सकते हैं, आप वो कर लें। आप जिस तरह किसी को हेल्प कर सकते हैं आप वो कर लें। मेरे ख्याल से अगर हर इंसान ये करना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं बेहतरी ज़रूर आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन हमेशा लोग सोफिया यही सोचते रहते हैं कि हमारा कैसे पूरा होगा, इतने जो है महंगाई हो चुकी है, मौशी वसाइल नहीं है। तो आपको कभी ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि मौशी वसाइल कहाँ से आएंगे, पूरा कैसे होगा ये चीज़ें? जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह से फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि रिस्क जो है बांटने से बढ़ता है। मैंने हमेशा से यही देखा है कि जब आप चीज़ बांटते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। और इसलिए हमेशा से मेरे फादर भी यही कर रहे थे। मुझे हमेशा यही वो कहा करते थे कि बेटा, जितना दोगे अल्लाह के राह में, अल्लाह ताला उतना करम करेगा तुम पे अपना। और यही हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, ये बड़ी अच्छी आपने चीज़ की है। तो मतलब कोई अगर लोग अगर आपको डोनेट करना चाहते हैं कोई रकम के, आप उसके ये कार्य खैर में डालें और उनकी तरफ से ये चीज़ें तकसीम की जाएँ, खाना तकसीम की जाए, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपके साथ? जी बिल्कुल। या कर रहे हैं अभी भी लोग? जी बिल्कुल, लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया है। और इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे, मज़ीद आगे लेके चलेंगे, और जहाँ जहाँ तक हो सकेगा हम इसको ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, वसी पैमाने पर इसको लेकर जाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक है जी। सोफिया वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थी, समाजी कारकुन है। सोफिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं इंसानियत के लिए। बेशक अल्लाह के बंदों से हम मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। बाकमाल लोग, लाजवाब परवाज का नारा लगाने वाले कौमी एयरलाइन PIA ने एक और एजाज़ जो है वो अपने नाम कर लिया है। PIA खवातीन को महफूज सफ़र के लिए इकदाम करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अक़वाम मुत्तहिदा की वुमेन एजेंसी और वफाकी मोहतसिब बराए हरासानी के माबैन मुआहिदे के बाद खवातीन को महफूज सफ़र फराहम करने के लिए सरकारी तौर पर किए गए इकदामात करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन जो है वो करार दे दी गई है। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ है और इससे इदारे की साख पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तर्जुमान PIA हैं अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। हमेशा इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने इकदाम उठाए और जिसकी वजह से अब आप लोगों ने एक और जो एजाज़ है अपने नाम कर लिया है। तो हमें बताइएगा ये कैसे मुमकिन बनाया आप लोगों ने? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। देखिए, ये जो पूरा इनिशिएटिव था ये ड्राइव किया UN वुमेन एजेंसी ने और PIA ने मिलकर। आइडिया ये था कि इस टाइम पे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि रिसेंट हफ्तों में कुछ ऐसे दिलखराश वाक़यात हुए जिसने पूरी सोसाइटी को हिला के रख दी।
और उस चीज से ड्राइव होते हुए पीआई के अंदर सरकारी तौर के ऊपर या इदाराती तौर के ऊपर एक सोच पैदा हुई कि हमने इसके सिलसिले में हमने कुछ करना है, हम इसके ऊपर बेहिस बन के नहीं रह सकते, हम इस बात को नहीं अलाउ कर सकते कि माशरे में इस तरह की चीजें होती रहें और हम इसके ऊपर चुप करके बैठे रहें। एक और चीज जो इसके ऊपर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि पाकिस्तान में अगर तरक्की करनी है तो उसमें खवातीन को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान की निस्फ आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है और उनका सबसे बड़ा मसला मोबिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो घर से बाहर निकलना काम के लिए हो या चाहे किसी और चीज के लिए हो। अकेले जाते हुए कभी फॉर एग्जाम्पल मैं भी अपनी माँ, बहन, बेटी या बीवी को मैं भी परेशान हूँगा कि अगर उसको मैं सफर पे कहीं अकेला भेजूं कि कहीं उसको कोई तंग ना करे, कहीं उसको कोई परेशानी दरपेश ना हो। उस सिलसिले के अंदर हमने इकदाम किया कि एटलीस्ट पीआईए पाकिस्तान की भी और दुनिया की भी पहली एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी बनेगी जो कि सरकारी तौर के ऊपर या इदारे की तरफ से ऐसे इकदाम लेगी कि हम हरासगी को कंट्रोल करेंगे, हम उसका सद्देबाब करेंगे और हम उसको रोकने से इस तरीके से रोकेंगे कि पॉलिसी भी हो और इन्फोर्समेंट भी हो लॉ की। इस सिलसिले में हमने जो इंसानी हुकूक और वुमेन राइट्स की एक चैंपियन एजेंसी है, दुनिया की सबसे बड़ी यूएन वुमेन, उसके साथ हमने कोलैबोरेट किया। उनके जो कवानीन और उनके रेगुलेशंस को हमने अपने ट्रांसपोर्टेशन और अपनी ऑन बोर्ड ट्रैवल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। फिर हमने पॉलिसीज बनाई कि लेट्स सपोज अगर जहाज पे हमारे दफातर में या एयरपोर्ट ठीक है जी, हरासमेंट के हवाले से और इस इकदाम को सस्टेनेबल बनाने के लिए पॉलिसी बनाई गई है और इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत सारे इकदाम हैं, वो भी उठाने की ज़रूरत है। अब्दुल्ला खान हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान पीआईए हैं। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब, ये तो हमने अच्छी बात कर ली है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए फिटनेस के हवाले से और सेहत के हवाले से। तो आज हम बात करेंगे ख़वातीन की सेहत के हवाले से कि जैसे आपको पता है कि दुनिया भर में अक्टूबर के महीने को ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर या छाती के सरतान के खिलाफ शऊर बेदार करने के तौर पर मनाया जाता है। और छाती का सरतान या कैंसर पूरी दुनिया में औरतों में पाई जाने वाली बीमारी है और रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 13,80,000 नए मरीज जो हैं वो सामने आते हैं, जिनमें सालाना 4.5 लाख अमवात वाक़या होती हैं। और अगर पाकिस्तानी ख़वातीन में जो ब्रेस्ट कैंसर की शरह है वो एशिया में सबसे ज़्यादा है और पाकिस्तान की हर 9 में से एक औरत अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तानी औरतों में ब्रेस्ट कैंसर से मरने की जो शरह है वो 26.76% है और साथ ही ये पाकिस्तानी ख़वातीन में अमवात की दूसरी बड़ी वजह भी समझी जाती है। और पाकिस्तान में हर साल तकरीबन सालाना 83,000 केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, जबकि 40,000 ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला होकर मौत के मुंह में भी चली जाती है। ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसका इलाज क्या है और किस तरह इस मर्ज़ से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं या बचा जा सकता है, इस मौजू पर हमने बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्बास खोकर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ऑन्कोलॉजी के किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और म्यो हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा अहम टॉपिक है जिसे आपने सिलेक्ट किया। जी जी। अक्टूबर जैसे आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है, तो हमें इसको शऊर बेदार करने के लिए ये बड़ी अच्छी काविश है। लेकिन सर देखते हैं कि हम पाकिस्तान में कुछ अरसा पहले इस बीमारी का नामो निशान नहीं था या नाम भी नहीं इतना सुना जाता था, अब ये बहुत आम हो चुकी है। तो हमें बताइएगा क्या अवेयरनेस नहीं थी तब या फिर अब ये कुछ अरसा पहले ये बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है ये बीमारी? देखिए, जैसे आपने फिगर्स बताएंगे वो खुद बता रही हैं कि ये नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छा। और उसी हिसाब से उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से देखा जाए तो कैंसर के नंबर भी बढ़ रहे हैं। बट मैं समझता हूँ कि कैंसर बढ़ रहा है और इसकी वजूहात भी कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से शायद ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि असल चीज़ ये नहीं कि नंबर क्या है, असल चीज़ है उसका इम्पैक्ट क्या है। कैंसर सिर्फ एक शख्स का मर्ज नहीं है, एक औरत का नहीं है, पूरी फैमिली को, पूरे मोहल्ले को, हर चीज़ को डिस्टर्ब करता है, इसलिए उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। एक लीथल डिजीज़ है, एक फेटल डिजीज़ है जो अगर बढ़ जाए तो उसका इलाज भी शायद मुमकिन ना हो, तो उसकी वजह से उसका असर बहुत ज़्यादा आता है और अवेयरनेस भी बढ़ गई है। तो उसमें मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा किरदार है। इस तरह ही है। सर, ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और इसकी बुनियादी वजूहात जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें। देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते। मॉडिफाइएबल एंड नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं।
जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो कॉमन है, ठीक वो है। ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर से भी मुतालिक है और दूसरे कैंसर और बीमारियों से बचाव के लिए भी, जैसे टोबैको स्मोकिंग से बचना, अल्कोहल से बचना, एक्सरसाइज करना, ओबेसिटी को कम करना, कंट्रोल अपना करना, वेट नॉर्मल रखना, ये वो चीज़ें हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, बीइंग फीमेल इज़ अ रिस्क फैक्टर। फिर उसके अलावा देखा जाए तो माहवारी का जल्दी स्टार्ट हो जाना, लेस देन 12 ईयर्स की एज में, या मोर देन 50 ईयर्स की एज तक माहवारी का चलते रहना। फिर अगर चाइल्ड बर्थ 30 ईयर्स से पहले नहीं हो रही, इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। अच्छा। और अगर बच्चे नहीं हैं किसी फीमेल के, अगेन इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह, जिनको हम चेंज नहीं, जेनेटिक रिस्क हैं, जिनमें फैमिली में कैंसर कुछ लोगों को हुआ अच्छा। होता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, एक्सरसाइज करना, अपनी ओबेसिटी से बचना, टोबैको स्मोकिंग से बचना, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें कंट्रोल करके हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। मतलब ये जेनेटिकली भी बढ़ सकता है, मतलब अगर फैमिली में किसी को है या माँ को है तो ये माँ से बेटी पे जा सकता है? जी, कुछ लोगों में इट इज़ नॉट दैट कॉमन। अच्छा। इन अबाउट 10% ऑफ द केसेस फैमिली में भी रन कर रहा होता है। 10% बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर नहीं है, लेकिन अगेन उसमें ये कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर किसी की माँ या किसी के दादा दादी या नानी या खाला या बहन में ऐसे ब्रेस्ट कैंसर आया है, तो चांसेस ये हैं कि उस फैमिली में दूसरी ख़वातीन के भी रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाता है, जो चांसेस टू गेन दिस ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट डिजीज़ बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये काबिल इलाज है और किस स्टेज पर जाकर इसे हम काबू कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर को? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर अगर हम अपने कैंसर्स की लिस्ट में देखें तो इसको हम कहते हैं कि गुड रिस्क कैंसर है, अगर ये अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाए। ठीक है। इसके इलाज के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब देता चलूं पहले कि इसमें इसको अगर जल्दी पकड़ा जाए तो इसका इलाज बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। इसके इलाज में सर्जरी भी है, कीमोथेरेपी भी है और रेडिएशन थेरेपी है। इसको हम कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ द डिजीज़। ठीक है। और अगर ये अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए, अगर स्टेज 1 और 2 में पकड़ा जाए, एक तो इसका इलाज आसान हो जाता है और 90% से ज़्यादा लोग 5 साल से ज़्यादा जीते हैं। और अगर ये स्टेज 3 में आए तो 70% से ज़्यादा लोग। लेकिन स्टेज 4 अनफॉर्चुनेटली वो स्टेज है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें बीमारी ख़त्म नहीं की जा सकती। अगर उसमें बीमारी ख़त्म नहीं की जा सकती तो सर्वाइवल भी लो हो जाता है। और उसकी वजह से देखा यही गया है कि 20% से कम लोग या 20% के करीब लोग ही हैं जो 5 साल तक बमुश्किल जी पाते हैं। अच्छा। इसलिए जितनी जल्दी पकड़ा जाएगा उतना इलाज आसान होएगा और उसके बाद क्योर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। मतलब ये 5 साल का जो ये ड्यूरेशन ये मुख्तस है? नहीं, ये हमारी चूँकि एक फिगर है कि हम देखते हैं कि अगर 5 साल तक बीमारी नहीं आई तो फिर अमूमन वो बीमारी दोबारा नहीं आती। ओके। चांसेस होते हैं आने के, बट 5 साल के बाद हम कंसिडर करते हैं कि अब पेशेंट काफ़ी हद तक सेफ है और बीमारी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा डॉक्टर साहब हमें बताइएगा कि जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो क्या हो सकते हैं? मतलब कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आए तो हम लोग घर में अलर्ट हो जाएं कि ये चीज़ हम इसका शिकार हो सकते हैं हम। जी, मोस्ट कॉमनली हमें ये देखना होता है कि ब्रेस्ट में कोई गिल्टी या कोई रसौली तो नहीं नमूदार हो रही, ब्रेस्ट की साइज, उसकी शेप में चेंज, उसके अंदर कोई गड़ों का नमूदार होना, निपल से कोई डिस्चार्ज वगैरह या ब्लीडिंग होना, निपल का टेढ़ा हो जाना या उल्टा हो जाना, या बगल में किसी गिल्टी का नमूदार होना, या बाजू के बालाई हिस्से में सोजन वगैरह हो जाना। ठीक है। ये कॉमनली सीन सिम्टम्स हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हर गिल्टी या खुदा न खास्ता जो यंग फीमेल्स में इस तरह की चीज़ आती है, अच्छा। वो हर एक में कैंसर नहीं होती है। अच्छा। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने बॉडी का पता होना, उसकी शेप का पता होना और उसके अकॉर्डिंगली हमें रिएक्ट करना चाहिए कि अगर उसमें कोई ऐसे रैपिड चेंज आ रही है तो हमें सीख करनी चाहिए मेडिकल हेल्प। ठीक और है। डॉक्टर के पास जाके मुआयना करवा लेने में कोई हर्ज नहीं है।
बिल्कुल, मतलब इस तरह की अगर कोई भी आप अपनी चेंजेस देख रहे हैं अपनी बॉडी में, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए। खुद से पहले मुआयना कर लें ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ आपको हो सकती है कि नहीं हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर हम कितना अवेयरनेस नहीं फैला पा रहे, मतलब लोगों को नहीं बता पा रहे कि इसकी ये अलामात हो सकती हैं, इसका ये इलाज हो सकता है और आप बच भी सकते हैं इसके हवाले से। देखिए, इस चीज़ का मैं समझता हूँ कि अब तो हर शख्स को और इवन गाँव में भी लोगों को पता है कि ब्रेस्ट की गिल्टी ख़तरनाक हो सकती है, लेकिन शायद खौफ ज़्यादा है या ख़वातीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिनमें खौफ होता है कि ये छाती का कोई हिस्सा काट ना दिया जाए, और वो चीज़ें, और शायद या गुर्बत है या एक्सेस टू द मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। बताने वाली बात, लोगों तक पहुंचाने वाली बात यह है कि जितनी जल्दी आएंगे इलाज उतना। ज़रूरी नहीं है कि हर खातून की पूरी छाती काटनी पड़े। अगर जल्दी आ सकते हैं तो अब मुमकिन है कि हम छोटे ऑपरेशन के साथ, थोड़े से ऑपरेशन के साथ भी उसका वो वाला पार्ट रिमूव कर दें और वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। अच्छा। लेकिन अगर एक हद से ट्यूमर बढ़ जाता है तो फिर ये चीज़ें इख्तियार से बाहर हो जाती हैं, फिर शायद हमें पूरी ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ेगी और फिर चांसेस ऑफ क्योर भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए जल्दी तशरीफ़ लाएंगे तो जल्दी इलाज और कम तकलीफ दे इलाज होगा। और किस एज में जो है लड़कियों या ख़वातीन को जो है ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? कन्वेंशनली देखा जाए जो डेटा कहता है वो यही है कि 40 इयर्स एंड अबव वो वाली एज है जिसमें ज़्यादा हाई रिस्क होता है। लेकिन आजकल जैसे हम देख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में, यंग फीमेल्स में इन देयर 20s एंड 30s बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। अच्छा। और इसलिए कोई भी एज ऐसी नहीं है जिसको हम एक्सक्लूड कर दें कि ये वाली एज है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर शायद नहीं हो सकता। इसलिए हमें अवेयर भी होना है, हमें इस पे विजिलेंट भी रहना है और हेल्प भी सीख करनी है। ठीक है। लेकिन जनरली यही 40 इयर्स एंड अबव, और जो एज बढ़ती है उसमें हार्मोन्स के इफेक्ट्स हैं तो उसमें चांसेस बढ़ते जाते हैं। और अगर डॉक्टर साहब इसके ट्रीटमेंट की अगर बात कर लें, अब ट्रीटमेंट के प्रोसेस की तरफ आ जाएं, तो जैसे आपने बताया 4 इसकी स्टेजेस होती हैं, कौन से स्टेज पर जाकर जो है ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, देन कीमो जो है वो कौन से स्टेज पर जाकर शुरू होती है? देखिए, कीमो अर्ली स्टेज में भी लग सकती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसकी सख्ती कम हो सकती है कि अगर हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लेते हैं। अच्छा। तो अगेन सर्जरी छोटी होएगी, कीमो कम होगी और रेडिएशन हो सकता है ना लगे। तो लेकिन जो स्टेज बढ़ती चली जाएगी फिर ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अच्छा। उसकी तकलीफ, उसकी सख्ती, इलाज की सख्ती ज़्यादा हो जाएगी। तो मैसेज यही है कि जब भी किसी को पता चले वो ज़रूर हेल्प सीख करे, मेडिकल हेल्प के लिए आए, कंसल्टेशन ले। और जो जैसे अभी जो न्यू मॉम्स हैं उनकी अगर बात करी जाए तो क्या उनमें भी ख़तरा लाहक हो जाता है अर्ली एजेस में? जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और समटाइम्स प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे भी होता है कि चूँकि ब्रेस्ट की चेंजेस आ रही होती हैं तो वो चीज़ें अननोटिस चली जाती हैं। अच्छा। लेकिन हमें अवेयर होना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर कोई रसौली या गिल्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पता चलती है तो उसको एग्जामिन करना ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता इलाज नहीं हो सकता या प्रेगनेंसी के दौरान हमारा कोई इलाज बच्चे के लिए या माँ के लिए ख़तरनाक हो सकता है। नहीं, प्रेगनेंसी में भी अगर कोई चीज़ आती है तो ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए ताकि उसको जल्दी, क्योंकि जो दुनिया में अभी बच्चा आया भी नहीं है उसके ऊपर उसके माँ का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर हम उसको अनएड्रेस छोड़ देंगे और उसका इलाज प्रॉपरली या उस टाइम के अंदर, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस टाइम में नहीं करेंगे इलाज तो फिर चांसेस क्या हैं कि हो सकता है कि वो बच्चा अपनी माँ को ज़्यादा देर ना देख पाए। ओके। इसलिए प्रेगनेंसी में भी और जिस भी स्टेज पे कोई ऐसी चीज़, कोई ख़तरनाक चीज़, कोई सिम्टम्स आए उसको ज़रूर एड्रेस किया जाए और उसके लिए हेल्प ली जाए। तो अगर लड़कियों को आप मशवरा दें तो क्या मतलब ख़वातीन जो है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, किस तरह चेंज करें कि कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड कर दें, कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर लें कि ये इस मर्ज से हम लोग छुटकारा पा सकें या दूर रह सकें? हमारी लाइफस्टाइल बड़ा सेडेंटरी हो गया है। हम ये जो सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन को यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, हमारी खुराक में अगर मीठा और चिकनाई वगैरह का ज़्यादा हो गया जिससे भी अगेन वेट गेन और हार्मोनल चेंजेस आती हैं। ठीक है। अगर हम हेल्दी वेट में रहें, मुतवाज़न खुराक लें, एक्सरसाइज करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से रिस्क काफ़ी कम हो सकता है।
तो क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब की अवेयरनेस के हवाले से हमें, अब जैसे लड़कियां स्कूल वगैरह जाती हैं, कॉलेजेस वगैरह जाती हैं, तो वहाँ पर या तो इसको सिलेबस का हिस्सा बना लेना चाहिए या अवेयरनेस कैंपेन्स वहाँ पर भी चलाने चाहिए ताकि लड़कियों को अवेयरनेस हो इस हवाले से? ये बहुत ज़रूरी है, ये बड़ी अच्छी सजेशन है कि हमारे सिलेबस के अंदर न्यूट्रिशन और जो इम्पॉर्टेंट रिस्क्स हैं, इम्पॉर्टेंट सोसाइटी के अंदर जो प्रेवलेंट डिजीज़ हैं, जिसमें हेपेटाइटिस भी है या एड्स है या कुछ कॉमन कैंसर्स हैं, उनके मुतालिक ज़रूर मालूमात हमारे सिलेबस में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा उसके रिफ्रेशर्स या उसको रिमाइंडर्स के तौर पे ज़रूर ख़वातीन के कॉलेजेस और स्कूल्स में जाके उनको बताना चाहिए ये वाली सिम्टम्स हैं और क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि अगर कोई आपको ये चीज़ फील होती है या फैमिली में किसी को होती है तो कहाँ पे जाना है और क्या करना है। ठीक है जी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्बास खोखर हमारे साथ मौजूद है, माहिर अमराज़ कैंसर है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आप यहाँ पर आए हैं। और हम जैसे बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कि अक्टूबर जैसे ही स्टार्ट होता है तो ब्रेस्ट कैंसर की बात होना शुरू हो जाती है, उसकी जो अवेयरनेस है उसकी बात होना शुरू हो जाती है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाई जाए कि ये होता क्या है ब्रेस्ट कैंसर और इसको किस तरह हम इसकी अलामात को पहचान सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जनाब के इस सेगमेंट में आपको बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस हवाले से। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे लेकिन यहाँ मुझे लेनी है छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आज वीकेंड है और हमने सोचा कि क्यों ना कुछ बात हो जाए आज सुर और संगीत के हवाले से। तो आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो टैलेंट से तो भरपूर है और इधर हमें फ़नकार जो मिले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे फ़नकार मिले हैं। उस्ताद नुसरत अली ख़ान की बात कर ली जाए या मैडम नूरजहां की बात कर ली जाए तो उनके आज भी जो उनकी आवाज़ है या उनके गाने हैं दुनिया भर में जो गूंज रहे हैं और उनको सुना भी जाता है, जो कानों में रस खोलते हैं। तो उनके बाद भी हमने देखा कि नौजवान नस्ल इस तरफ आती जा रही है और अपना जो आवाज़ का जादू है वो जगाती जा रही है। तो इससे पहले भी हमने बहुत से फ़नकारों की मुलाकात आप लोगों से करवाई है जो अपने आवाज़ का जादू जागो लाहौर के प्लेटफॉर्म से जगाते हैं और उनकी एक पहचान बनती है। तो आज भी एक छोटी गुलकारा कह सकते हैं, ननी मुनी 11 साल की हैं वो। और उससे पहले भी जो सुरताल एकेडमी है उधर से हम लोगों ने हादिया हाशमी को भी आपसे मिलवाया, फ़िज़ा बतूल को भी आपसे मिलवाया। तो ये भी उनकी ही कह लें कि स्टूडेंट हैं और आजकल ये भी अपना नाम बना रही हैं। बरीना नदीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नन्ही फ़नकारा हैं। उनसे हम गाने भी सुनेंगे और कुछ चिट चैट भी करेंगे। बरीना मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बरीना कब से आप ये जो है सिंगिंग कर रही हैं, कितने साल हो गए? मुझे 2 इयर्स हो गए हैं सिंगिंग सीखते हुए। अच्छा। वैसे मैं 4 इयर्स की थी तब मुझे बहुत शौक था नातों का, तो पापा को भी शौक था कि ये सीख जाए, तो इसलिए मुझे पहले पापा सिखाते थे, फिर पापा ने मेरे लिए प्रॉपर एकेडमी का इंतज़ाम किया। अब मैं सुरताल म्यूज़िक एकेडमी में पढ़ती हो और वहाँ से सीखती हूँ। तो अपना शौक था बरीना आपका या पापा का शौक था कि आपने सिंगिंग करनी है? मेरा भी शौक था और पापा का भी कुछ शौक था, तो फिर मैं सुरताल म्यूज़िक एकेडमी आ गई। तो हम डेली 2 घंटे रियाज करती हैं। 2 घंटे आप रियाज करती हैं वहाँ पर? पढ़ रही हैं बरीना आप? जी, साथ साथ पढ़ भी रही हैं। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ती हैं। तो पहला गाना याद है कौन सा गाया था आपने? मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी एकेडमी में तो मैंने सर को तू कुजा मन कुजा सुनाई। तू कुजा मन कुजा सुनाया और सर ने कहा वाह क्या बात है बरीना, आपकी इतना खूबसूरत गाती हैं। तो एकेडमी से पहले पापा ही आपको सिखाते थे जो भी चीज़ें होती थी, जितना भी रियाज करना है और गाना कौन सा गाना है? ठीक है। तो गाना अभी आप हमें कौन सा पहले सुनाने वाली हैं बरीना? मैं आपको सुनाऊंगी मैडम नूरजहां का जदो होली जी लेने। ज़रूर। जदो होली जी लेने मेरा ना, जदो होली जी लेने मेरा ना, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया है, जदो होली जी लेने मेरा ना, सुनिए तू कूक मेरी सुने कदी हूँ
भर मेरी बाँ, मैं थामर जानिया है, मैं थामर जानिया है, जद होली जी लेने मेरा नाम। वाह वाह, क्या बात है बरीना, बहुत ही खूबसूरत आपने गाया और बड़ी अच्छी आपकी आवाज़ है। मतलब जैसे मैं हैरान रह गई हूँ, ऐसे हमारे देखने वाले भी आपकी आवाज़ सुन के हैरान रह गए होंगे। फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरी फेवरेट सिंगर मैडम नूरजहां मैडम नूरजहां है, और है। मैं उनके ज़्यादा सॉन्ग सुनती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो जो भी गाना गाती थी दिल से गाती थी। बिल्कुल, और आप भी दिल से ही गाती हैं जी। इसलिए इतनी अच्छी आवाज़ है। तो क्या क्या कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रियाज कितना करना पड़ता है, एकेडमी में अलग और घर आके कितना करना पड़ता है? पहले तो जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी तो मुझे काफ़ी मेरे पे मेहनत हुई थी, तो वैसे मैं पिक कर लेती थी, वैसे मुझे समझ आ जाता था, लेकिन फिर भी एक होता है कि मेहनत करनी पड़ती है बच्चे पे। ठीक है, अगला कौन सा आप गाना हमें सुनाने वाली हैं बरीना? मैं आपको सुनाऊंगी मैडम नूरजहां का सोनेरी तवीती। ज़रूर जी। जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीतड़ी, जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीतड़ी, रैंदी गल नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, किवे बरा जानिया हो जानिया होए सोने दी तवीतड़ी, मैनू तवीतड़ी दे नाल बरी खार वे, वंड ले आए ने मेरे नाल तेरा प्यार है, मैनू तवीतड़ी दे नाल बरी खार वे, वंड ले आए ने मेरे नाल तेरा प्यार है, ऐ सोकन सोने रंग दी नहीं लगदी मैनू चंगी, किवें बड़ा जानिया हो जानिया होए सोने दी तवीतड़ी। वाह वाह जनाब, बहुत ही अच्छा गाती हैं बरीना आप। क्या सोचा हुआ है बड़े होके क्या बनना है आपने? सिंगर ही बनना है? सिंगर बनना है, लेकिन मैडम नूरजहां के साथ बनना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो अभी आप किसके साथ जो है ड्यूएट गाना चाहती हैं? कोई होगा दिमाग में आपका? मैं वैसे क्लासिकल सिंगर को ज़्यादा पसंद करती हूँ, फिर भी मुझे आतिफ असलम के साथ अगर आपको मौका मिले तो आप उनके साथ गाना चाहती हैं? उनका कौन सा ज़्यादा जो है वो गाना पसंद है आपको? दिल दियां गल्लां। दिल दियां गल्लां, ठीक है। तो घर में अगर और कोई है जो आपकी तरह सिंगिंग करना चाहता हो बहन भाइयों में? जी, मेरा छोटा भाई है, वो मुझे देख देख के बहुत फॉलो करता है मुझे, और मेरी छोटी बहन भी। मतलब जब मैं कर रही हूँ, जब मैं एकेडमी नहीं गई हूँ तो रियाज कर रही हूँ, तो वो मेरे साथ बैठ के करने लगती है। अच्छा, वो भी रियाज करते हैं? और फिर पापा भी आपको रियाज करवा रहे होते हैं जब एकेडमी नहीं जाती हैं आप? ठीक है। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से पसंद है आपको? मुझे मैथ और साइंस। मैथ्स और साइंस ये ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं घर में, क्या क्या करती हो आप? मैं घर में वैसे अगर मुझे कोई भी काम कहे मम्मा, तो मैं हर वक्त सॉन्ग ही गाती रहती हूँ, तो फिर मम्मा को मुझे ज़बरदस्ती चुप करवाना पड़ता है। अच्छा, मतलब आपको जब भी देखो बरीना जो है वो सॉन्ग्स ही गाती होगी। जी। मैडम के सॉन्ग्स आप गा रही होती हैं? जी। बहुत पसंद है मैडम आपको? बहुत। दैट्स गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब आखिरी गाना कौन सा आप हमें सुनाने वाली हैं? मैं आपको सुनाऊंगी ए पुत्र हटाते नहीं। ज़रूर। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, कील बनी विच बाजार कुड़े, देने मेरे ताता दी, ए देने मेरे ताता दी, नाय वे टकरा मार कुरे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, वे पुत्र विकाऊ
हार कुड़े ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बरीना नदीम हमारे साथ मौजूद थी। यंगेस्ट कह सकते हैं कि सिंगर हैं। और बरीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और इसी तरह आप गाती रहें और अच्छा सा गाएं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। जनाब बरीना से हमने बात कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं फिटनेस के हवाले से। तो रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे आज बैक फैट के हवाले से। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं, इंतज़ार नहीं आपको करवाते और देखते हैं कि आज वो कौन सी एक्सरसाइज बता रहे हैं हमें बैक फैट के हवाले से। जी रहमान। आपके सामने एक नए टॉपिक, एक नई टेक्निक, एक नए प्लान के साथ और एक नए इशू को हम आपके सामने लेके आए हैं ताकि उसका साथ हल भी बताएं। और वो इशू ऐसा है, वो है बैक फैट, ओब्लिक्स मसल, साइड फैट, बैक फैट में माना जाता है जी, देखा भी जाता है कि जहाँ फैट इकट्ठी हो वहाँ से हम खुले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, हम लूज़ कपड़े पहनते, फिर मज़ा नहीं आता कि सीजनल कोई भी कपड़े हैं हम प्रॉपर्ली बॉडी शेप के मुताबिक ना पहने। कैसा इशू है? क्योंकि इस चीज़ को मैंने नोट किया है, हमारी टीम चाहती है ताकि आपको पता चले, अवेयरनेस हो और आपको फैट से दूर रखा जाए। तो आज मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें डंबल्स चाहिए और 4 एक्सरसाइजेज आपने करनी है। डाइट का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि रहमान भाई ने डाइट बताई है तो वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं कर रहे, ट्रेनिंग कर रहे हैं, डाइट को फॉलो नहीं कर रहे। तो ये दोनों चीज़ों को प्रॉपरली इक्वली आपने फॉलो करना है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। चलें, बातें साथ साथ चलती रहेगी और मैं आपको ट्रेनिंग बताता हूँ। फर्स्ट ट्रेनिंग हमने करनी है, सिंगल डंबल्स चाहिए। थोड़ा सा मैं अपना पोस्चर चेंज करूंगा ताकि आपको मेरी मूवमेंट पता चले। डंबल को सेंट्रली ग्रिप कर लें, फुट पोजीशन शोल्डर लेवल वाइड कर लें। स्लो रेंज ऑफ मोशन में मैं बताऊंगा 10 रैप्स ईच साइड आपने करने हैं। देन टर्न 1 2 3 4 5 10 रैप्स ईच साइड आपने काउंट करने हैं। ये नहीं कि 10 का मतलब ये कि 5 ईच साइड आपने करने, 10 ईच साइड आपने करने हैं 3 सेट्स, क्योंकि ये वेट ट्रेनिंग थोड़ी सी आ जाती है ओब्लिक्स मसल्स में। साइड अंडर आर्म टू लव हैंडल्स तक ये एरिया, इसको फैट बर्न करने के लिए, शेप अप करने के लिए स्पेशली एक्सरसाइज है, इफेक्टिव एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने बताई है 10 रैप्स ईच साइड, 3 सेट, 10 सेकेंड ब्रेक के बाद आपने करना है। अब मुझे 2 डंबल चाहिए इस ट्रेनिंग के लिए। फुट पोजीशन शोल्डर लेवल वाइड, डंबल्स राइट एंड लेफ्ट, साइड डाउन डंबल एक्सरसाइज। नाउ फेस अप, कोर टाइट, नी लेवल तक डाउन। 1 2 3 4। शॉर्ट ब्रीदिंग आपने करनी है, लॉन्ग ब्रीदिंग नहीं करनी। 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। साइड डाउन डंबल एक्सरसाइज 3 सेट्स आपने करने हैं, मीन्स के 15 बाय 3, 15 ईच साइड, 30 बनेंगे। टोटल आपके 90 रेपिटेशन बनेगी ओब्लिक्स मसल्स के लिए। इफेक्टिव एक्सरसाइज है, सिर्फ डंबल्स नहीं, डंबल नहीं तो पानी की बोतल में ये कुछ चीज़ उसमें फिल कर लें, देन राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट कर लें। क्योंकि कुछ लोग जिम नहीं जा सकते या उनके पास टाइम नहीं है, तो अपनी रूटीन को सेट करें और फैट को जगह ना बनाने दें, क्योंकि जब जगह बन जाती है उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है डाइट का। एक मॉडरेट लेवल में चलते रहे, ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें सिंगल डंबल चाहिए। फुट पोजीशन टोटली क्लोज्ड, डंबल को सेंटर ग्रिप कर लें या अपलिफ्ट ग्रिप कर लें। फेस आपका स्ट्रेट होना चाहिए, डाउन नहीं हो। देन आर्म स्ट्रेट डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ईजी एक्सरसाइज है, लेकिन किसी भी ट्रेनिंग में परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। सारे प्रोग्राम्स में आपने
देखे होंगे जो नेक्स्ट आने हैं आपके लिए स्पेशली, जिसमें आपके इश्यूज जो हैं उनको प्रॉपरली प्रोग्राम शेप अप करके आपको बताया जाए। टेक्निक, कंसंट्रेशन, फोकस, ये 3 चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, चाहे आप बिगनर हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल लेवल। कंसंट्रेशन, फोकस और परफेक्शन बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके 10 रैप्स हैं, चाहे आपके 100 रैप्स हैं, ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तभी रिजल्ट जो है इंस्टेंट मिलता है, फ़ौरन आपको चेंज फील होता है। इन एक्सरसाइजेज को आपने करना है और आपको फ़ायदा आपकी सोर्स से ज़्यादा मिलेगा। डाइट और ट्रेनिंग, इन चीज़ों की कम्बिनेशन आपने करनी है। इफेक्टिव एक्सरसाइज है। प्रोग्राम को आप गौर से देखें, टेक्निक भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। दोबारा मुझे डंबल्स चाहिए और उसके बाद स्लोली आपने करना है फुट पोजीशन वाइड, दोनों डंबल्स को आप ग्रिप कर लें, चेस्ट अप, कोर टाइट, देन डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल, इजी, इफेक्टिव एक्सरसाइज। ये बैक फैट, बैक शेप, ओब्लिक्स मसल, रिब्स एरिया, अंडर आर्म फैट इक्वली एक लेवल पे, एक बैलेंस के साथ प्रोग्राम जिसको आप प्रॉपरली कर लें और वीक में 2 या 3 दफ़ा इसको आप अप्लाई करें। प्रॉपरली एक स्केड्यूल रख लें। सारे प्रोग्राम जो ऑन एयर हैं आपके पास हैं उनको आप डाउनलोड करें। प्रॉपरली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप इसको डिवाइड कर लें और इसी साइकिल को आप लेके चलें। ये प्रॉपर प्लान है आपके पास, इसको आप फॉलो करें और फिर देखें आपका कोच आपको किस तरह चेंज करता है। लेकिन कंसिस्टेंट रहना, प्रॉपरली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। तो इन चीज़ों को फॉलो करें, हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि सेहत है दौलत है, ये अनमोल है, तो इसको ज़ाया ना होने दें। हमारी बातों को गौर करें, समझें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा नए प्रोग्राम में आएंगे, नई टेक्निक, नए इश्यूज़ को लेकर और आपको चेंज करने। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, एक्सरसाइज के हवाले से हमें अपडेट करे थे। रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक्टिव रहना है, तरोताज़ा रहना है तो एक्टिव करिए, एक्सरसाइज करिए। मुझे अब आपने जनाब इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, वीकेंड इंजॉय करना है, लेकिन एहतियात के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।